Good morning students. Today I will discuss on the topic centripetal force. Centripetal force means the center seeking force. It is the force which is required to move a body uniformly in a circle. किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है? रेडियस के अलोंग होती है और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है. लेट अस कंसीडर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r and particle move along the circular path and a centripetal force acting on the particle is along radius and toward the center of the circular path. As F is equal to ma, तो फोर्स होता है बेटा आपका मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है. जो ये एक्सेलेरेशन होता है वो कैसा एक्सेलेरेशन है आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर. वी स्क्वेयर बाई आर क्या आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. V को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा. आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और ए बॉडी. तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. आर स्क्वेयर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर. इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. It is that force which arises when a body is moving actually along a circular path and tends to bring the body in its natural straight line path. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किसी बॉडी पे काम करता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है सेंटर ऑफ द सर्कल से बाहर की तरफ होती है, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बॉडी को उसकी नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ में लाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है. सेंट्रीपिटल फोर्स की तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है और सेंट्रीफ्यूगल की अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम कह सकते हैं. और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है, सेम होता है. और डायरेक्शन क्या होती है? इनकी अपोजिट होती है. ठीक है, फार्मूला भी इनका दोनों का सेम होता है. पर ध्यान ये रखना है कि सेंट्रीपिटल की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है और सेंट्रीफ्यूगल की जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. For a uniform circular motion, does the direction of centripetal force depends upon the sense of rotation? ये पूछा गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो सेंस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करती है. सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब है रोटेशन आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है सर्कुलर पाथ में और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसकी डायरेक्शन उस पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है या क्लॉकवाइज मूव करता है? नहीं बेटा, इसकी जो है डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि किसी भी सेंस में पार्टिकल मूव करे, चाहे आपका क्लॉकवाइज मूव करे या आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, तो डायरेक्शन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ही होती है. क्लियर? व्हाई डज ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड प्रेस द साइड ऑफ हिज सीट रेडियली आउटवर्ड. ये कहता है जब कोई बच्चा मैरी को राउंड झूले, एक झूला होता है उसमें झूलता है, तो अपनी सीट को बाहर की तरफ क्यों प्रेस करता है? क्योंकि उस बच्चे पर जब वो बाहर की तरफ उस अपनी सीट को प्रेस करता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है बाहर की तरफ बेटा? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर काम करता है और वो उस बच्चे की सीट को कहाँ पर मूव कराने की कोशिश करता है? आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के अलोंग बाहर की तरफ उसको धकेलने की कोशिश करता है या मूव कराने की कोशिश करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस? ये कहता है कि वो जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मुख्य सोर्स क्या होता है? तो मेन सोर्स क्या होता है? ठीक है,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा वो, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस। A stone tied to one end of a string is whirled in a circle. If the string breaks, the stone flies off tangentially. ये कहता है जब एक स्टोन को हम टाई करते हैं, बांध देते हैं एक रस्सी के एंड से और उसको घुमाते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, वो कहता है यदि स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग टूट जाती है, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशली बाई, जो स्टोन है वो टेंजेंशली फ्लाइज ऑफ क्यों हो जाता है, टेंजेंशली क्यों मूव करता है। द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट एनी इंस्टेंट, जो वेलोसिटी होती है स्टोन की किसी भी टाइम पे देखें तो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है, ठीक है। जब रस्सी टूट जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर जीरो हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं करता स्टोन के ऊपर, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशली टू द सर्कुलर पाथ एट विच द स्ट्रिंग इज ब्रेक्स आउट। जहाँ पे स्ट्रिंग रस्सी टूट जाती है उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशली टू द सर्कुलर पाथ है, एंड ड्यू टू द अकाउंट ऑफ डायरेक्शनल इनर्शिया, और डायरेक्शनल इनर्शिया के कारण, ठीक है, डायरेक्शनल इनर्शिया के कारण जो स्टोन होता है वो टेंजेंशली फ्लाइज ऑफ कर जाता है। What happens to the coefficient of friction when weight of a body is double? ये कहता है coefficient of friction पे क्या इफेक्ट पड़ता है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ क्या घटना घटती है जिससे कि वेट ऑफ द बॉडी उसका डबल हो जाता है। जब उस बॉडी का वेट डबल हो जाता है तो बॉडी का जो वेट डबल होने से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इज इन कांटेक्ट पे, उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड material of the surface is in contact. Automobile tires are generally provided with irregular projections over their surfaces. Why? ये कहता है कि जो पूछता है कि जो ऑटोमोबाइल के टायर्स होते हैं साधारणतः उसमें इरेगुलर प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं उसकी सरफेस में। इरेगुलर प्रोजेक्शन यानी कि जो उभरे हुए एक लेवल से उभरे हुए पोर्शन क्यों होते हैं टायर के अंदर, क्यों होते हैं सर, वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं उनका क्या काम होता है। इरेगुलर प्रोजेक्शन ओवर द सरफेस ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो इरेगुलर प्रोजेक्शंस होते हैं टायर के सरफेस के ऊपर वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको बढ़ा देते हैं, यही उन इरेगुलर प्रोजेक्शन का काम होता है। थैंक यू।